अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग का आज 7वां रोज़ है और पहले इस जंग के असरात सिर्फ आप कह लें कि मशरिक़ वुस्ता तक ही महदूद थे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। सूरत हाल ये है जी कि दुनिया भर में इस वक्त आयल प्राइसेस बढ़ने लगी हैं या आयल क्राइसिस आने लगे हैं और पाकिस्तान में रात को 55 रुपये फ़ी लीटर तेल की कीमत में इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल शॉर्टेज भी ख़ास तौर पर उस वक्त रात को सामने नज़र आई जब कीमतों में इजाफा होना था। 12 बजे के करीब लाइनें लगी हुई थीं, लोग बोतलों और गैलनों में भी पेट्रोल भरवा कर ले जा रहे थे। और इसी दौरान सियालकोट में पेट्रोल कम मिलने पर एक पेट्रोल पंप पर लड़ाई के वाक़े में पेट्रोल पंप मुलाजिम जो था वो फायरिंग के वाक़े में जान से भी चला गया। तो ये सूरत हाल है अभी तक पाकिस्तान की। अब इस गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने पहले से ही ये फैसला कर लिया था कि हफ्तावार पेट्रोल की कीमतों में जो इसको रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि आलमी मंडियों में कीमतें रोज़ के हिसाब से या चंद दिनों के हिसाब से बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही हैं। और अगर ये जंग आइंदा चंद हफ्तों तक जारी रही तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसी तरह से बंद रहा तो कीमतें इससे भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से आता है जो कि इस वक्त बंद है। और ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को ये जो है वो धमकी दी है कि हिम्मत है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई गुजर कर दिखाए। और इसके अलावा कतर के वज़ीर तवानाई ने मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस तेल की कीमतें $150 फ़ी बैरल तक जाने के खदशात भी जाहिर किए हैं। कतरी वज़ीर तवानाई ने यह भी कहा कि ये जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। इसके अलावा रूस से पाकिस्तान तेल खरीदेगा और आइंदा चंद दिनों तक रूस का जो तेल बरदार जहाज़ है वो पोर्ट कासिम पर भी पहुंच जाएगा, ये रूसी मीडिया ने दावा किया है। बाकी आप देखेंगे जी कि अब अमेरिका खुद भारत को और दीगर ममालिक को इजाज़त दे रहा है कि वो रूस से खाम तेल खरीद सकता है। और इस जंग में जहां अभी तक रोज़ के हिसाब से अमेरिका अरबों डॉलर झोंक रहा है, वहीं इस जंग में अमेरिका अपने सबसे बड़े हरीफ यानी कि रूस को माली फ़ायदे भी पहुंचा रहा है। और ये वही रूस है जो ईरान से ख़रीदे हुए शाहिद ड्रोन यूक्रेन पर गिरा रहा है, और ये वही रूस है जिसने मुबैना तौर पर जो आप कह लें कि क्लस्टर बम ईरान को दिए हैं जो कि वो इसराइल पर फेंक रहा है। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी रूस ने ईरान को मुंतकिल भी कर दी हो, जिसकी वजह से ईरान अब खुद क्लस्टर मिसाइल तैयार कर रहा है। बाकी जी फ़िज़ाई रास्तों की बात करें तो कल सऊदी अरब ने यकीन दहानी करवाई थी कि इसकी जो ज़मीन है या फ़िज़ा है वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और ईरान ने भी इस यकीन दहानी का खैर मकदम किया था। आज ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, और एक बड़ी ही अहम मुलाकात थी। बैकडोर डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं आप कह लें कि पाकिस्तान का भी किरदार है, जिसकी बदौलत ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ईरान में बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। बाकी सऊदी अरब ने भी इस हवाले से सब्र व तहम्मुल और अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि ना कोई जारहियत मबनी बयान दिया गया, ना कोई हार्ड रिएक्शन दिया गया इन हमलों का। बाकी ईरान की जानिब से भी जी अरब मुल्कों में अमेरिका और इसराइल के अड्डों को या सफारत खानों को ही निशाना बनाया गया है। और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह कहा है कि पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ वो कोई हमला या मिसाइल हमला नहीं करेगा जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। और एक बयान में ईरानी सदर ने यह भी कहा कि अबूरी लीडरशिप कौंसिल ने पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर कोई हमला या मिसाइल हमले ना करने की मंजूरी दे दी है। और उन्होंने ये कहा है कि इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं आगे बढ़ाई जाएगी और पड़ोसी ममालिक से हम माजरत खा हैं, यानी अब अरब मुल्कों पर भी ये ईरान की जानिब से हमले नहीं होंगे। अब इसमें कौन से अरब ममालिक हैं ये इसमें वाज़े नहीं है। इसके साथ ही दुबई एयरपोर्ट पर भी आप कह लें कि फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होना शुरू हो गया है, लेकिन फ़ज़ाई हदूद अभी तक मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी और कतर की फ़ज़ाई हदूद भी जुज़वी तौर पर बहाल हो गई हैं। अच्छा जी, ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों की बात करें तो सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान ईरान पर तकरीबन 200 अहदाफ पर हमले किए गए हैं अमेरिका और इसराइल की जानिब से। और सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कॉपर ने ये ईरान पर हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर जो हैं वो ब्रस्ट किए हैं और इसके ज़रिए ज़मीन की गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह किया गया है। और उन्होंने ये दावा किया है कि कार्रवाई
کے پہلے دن کے بعد سے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% تک کمی آ چکی ہے، جبکہ اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز بھی ڈبوئے جا چکے ہیں۔ اور سینٹ کام کے مطابق آپریشن کے اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کو اب نشانہ بنایا جائے گا تاکہ اس کے دفاعی اور عسکری ڈھانچے کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کی فوجی اور دفاعی صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ممکنہ خطرات کو کم کیا جا سکے، یعنی کہ مستقبل میں بھی ابھی خطرات ہیں کہ دوبارہ امریکہ کبھی نہ کبھی ادھر آ سکتا ہے۔ اور اگر بات کریں ایران کی کارروائی کی تو جمعے کی اور ہفتے کی درمیانی شب کو تقریباً صبح کے وقت ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کی 5 لہریں فائر کی گئیں اور ان حملوں کے باعث لاکھوں اسرائیلی شہری رات بھر پھر پناہ گاہوں میں چھپے بھی رہے اور اطلاعات کے مطابق محدود تعداد میں میزائل داغے گئے، جس کے باعث وسطی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بھی بج اٹھے۔ اور اسرائیلی حکام کے مطابق ایران کے تازہ بیلسٹک میزائل حملوں میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی، تاہم میزائل جو تھے وہ فضائی دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیے اور کسی مقام پر براہ راست گرنے کی اطلاعات ان میزائلوں کی نہیں ملی۔ اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن صورتحال دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ہتھیار کم پڑ گئے ہیں۔ اور شاید آپ یہ کہہ لیں کہ اسرائیل کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے اور امریکہ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ جنگ لمبی چلنے والی ہے، تو اب اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے $152 ملین کے نئے میزائل خریدے گا۔ راؤٹرز کی خبر کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے جمعہ کو یہ کہا کہ اس نے اسرائیل کو $151.8 ملین مالیت کے گولہ بارود اور اس سے متعلق معاونت کی فروخت کی منظوری دے دی ہے، اور اس معاملے کو کانگریس کے جائزے کے بغیر ہی یا وہاں پر پیش نہیں کیا گیا، اور ٹرمپ انتظامیہ نے اس کے فیصلے کے لیے ہنگامی اختیارات استعمال کیے ہیں، خصوصی اختیارات استعمال کیے ہیں تاکہ کانگریس کی نظر ثانی کی شرط کو ختم کیا جا سکے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ہتھیاروں میں 1000 پاؤنڈ کی 12,000 بم باڈیز شامل ہیں، اور اس کے ساتھ انجینئرنگ، لاجسٹک اور تکنیکی معاونت کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ یہ ہتھیار جو ہیں وہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے، ایسا امریکہ کا کہنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس جنگ میں ابھی تک امریکہ کو کتنا نقصان اور پہنچا یا اس کا کتنا خرچ آیا۔ تو واشنگٹن بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے، سینٹر آف اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، اس کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے کے پہلے 100 گھنٹوں میں تقریباً $3.7 ارب کی لاگت آئی، اور اگر مجموعی طور پر ان 8 دنوں کی بات کریں تو اس جنگ پر روز کے حساب سے تقریباً $1 ارب لگ رہا ہے، جس میں امریکی بحری بیڑوں کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک 3 F-15E طیارے یا ایگل طیارے امریکہ کے تباہ ہو چکے ہیں، جن کی قیمت $300 ملین کے قریب بنتی ہے۔ اور اب یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، اس پر کتنے اخراجات آئیں گے، اس کا جواب جو ہے وہ فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور نقصان یہ صرف امریکہ کو جنگی اخراجات کی صورت میں نہیں ہوا، بلکہ ایک بری خبر امریکہ اور عرب کے لیے یہ ہے کہ امریکہ میں عربیوں کی جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے وہ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، فائنینشل ٹائم کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ سے خلیجی ممالک کے بجٹ اور معیشتوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور فائنینشل ٹائم کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر میں سے کوئی 3 ملک امریکہ میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کے وعدے توڑ سکتے ہیں۔ اور فائنینشل ٹائم کی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ وعدے توڑنے کی جو شک ہے وہ پہلے سے سرمایہ کاری کے معاہدوں میں شامل ہے، اور یہ معاہدے پچھلے سال اس وقت کیے گئے تھے جب ٹرمپ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کیا تھا، جب ٹرمپ کو ایک بڑے جہاز بھی گفٹ کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اماراتی بزنس گروپ کے سربراہ خلف البتور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے خلاف ایک خط بھی لکھا تھا کل، اور خط میں یہ کہا گیا تھا کہ خلیج اور مشرق وسطیٰ کو ایران کے ساتھ فوجی تنازع میں گھسیٹنے کا اختیار
ट्रंप को किसने दिया है या अमेरिका को किसने दिया है, ये वाज़ेह किया जाए कि खित्ते के ममालिक के नुकसानात का ज़िम्मेदार कौन होगा। जंग के फैसलों पर मुकम्मल शफाफियत और जवाबदेही होनी चाहिए। तो इससे जंग के दौरान या आप कह लें कि बाद में कहीं ना कहीं अरब भी अपने अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदों को रिवाइज ज़रूर करेगा, चाहे वो दिफाई मुआहदे थे या मुआशी मुआहदे थे। और कम से कम एक काम तो आइंदा के लिए अरबी जो हैं वो ये ज़रूर करेंगे कि ईरान के ख़िलाफ़ वो अड्डे कभी नहीं देंगे, और जो भी करना होगा वो इसराइल और अमेरिका की फ़िज़ाओं से या समुद्रों से ही होगा। और मेरे ख़्याल में आइंदा के लिए अरबों ने ये सबक ज़रूर सीख लिया है। और ये जो अभी तक मुआहदे हुए हैं या कहीं ना कहीं ज़ुबानी कलामी इन चीज़ों के ऊपर इत्तफाक हुआ है, जिसमें एक तरफ आपको सऊदी अरब नज़र आ रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए दूसरे अरब ममालिक भी इसमें से बाहर निकलते जा रहे हैं इस जंग में से। तो आइंदा के लिए भी जो है ये एक सबक जो है वो अरबियों को ईरान ने ये ज़रूर सिखाया है कि वो किसी भी दूसरे की जंग में या दूसरे की बातों में आकर ख़ुद इस्तेमाल नहीं होंगे। और वो कैसे इस्तेमाल हुए हैं, उसको उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा है, इसका ये उन्होंने देख लिया है। क्योंकि ख़ास तौर पर ये जो फ़िज़ाई रास्ते बंद हुए और उसके बाद जो हिजानी कैफियत पैदा हुई ईरानी बमबारी के बाद अरब ममालिक में, और उसके बाद जो अबनाए हुर्मज़ तकरीबन आज आप कह लें कि एक हफ़्ते से बंद है, और उसका जो आप कह लें कि बैक फ्लैश है वो अभी पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है, वहीं अमेरिका में तेल की सप्लाई का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और अमेरिकी जो आप कह लें कि मईशत है उसको तेल के हिसाब से या तेल की कीमतों से उस तरह से उसको नुकसान भी नहीं हुआ जिस तरह से दूसरे मुल्कों को हो रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई भी चल रही है उसके मुल्क में, क्योंकि तेल वाफर मिकदार में पैदा हो रहा है, बल्कि वो दूसरे ममालिक को तेल फ़रोख्त करता है। लेकिन अरब जो हैं उनके तेल की सप्लाई, ख़ास तौर पर जो तेल की दरामदात हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जो गैस के उनके ज़खायर हैं उनको नुकसान पहुँचा है। और इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज़ को भी निशाना बनाया गया, जो कि ईरान ने जिसकी जो है वो तस्दीक नहीं की। अलबत्ता अरब में इस वक्त स्ट्रेटजिक जितनी भी उनके अहदाफ थे वहाँ पर ईरान ने भी हमले किए, और ख़ास तौर पर जो उनके एयरपोर्ट थे, जो उनकी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, और इसी तरह कार्गो का जो सिस्टम था। उम्रे का सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में आप कह लें कि लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं वो मदीना मनव्वरा और मक्का मुकरमा में जाते हैं, वो सऊदी अरब का रुख करते हैं, वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर आगे हज का सीज़न आने वाला है, उसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन का भी आप कह लें कि शेड्यूल जो है उसको रद्दोबदल किया जा रहा है, लेकिन चंद दिनों के बाद या इस मार्च के महीने के बाद वो भी शुरू हो जाएगा। तो नुकसान जो है वो अरबों का ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है ईरान और अमेरिका के बाद। अमेरिका को दिफाई लिहाज से जो उसके अखराजात हैं उस मद में जो है वो नुकसान हो रहा है। इसी तरह अगर बात करें इसराइल की, तो इसराइल में भी जो है वो स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, लोग बंकर्स में रह रहे हैं। इसी तरह जो वहाँ पर आप कह लें कि तजारती मराकज़ हैं वो भी बंद हैं, और जाहिर है कि वहाँ पर भी वो भी बमबारी कर रहा है ईरान के ऊपर, तो उसके भी दिफाई हिसाब से अखराजात हो रहे हैं, वो भी उसके नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अरबियों के लिए, अरब ममालिक के लिए ये एक पराई जंग थी जिसमें सिर्फ उनका नुकसान था, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं था कि अगर हम कहें कि इसका जो फ़ायदा था या इसमें कोई मुफादात जो थे वो अरबों के भी थे। तो ये सारी सूरत हाल थी जी। आज 8वें रोज़ में जंग दाखिल हो चुकी है। उम्मीद अभी तक यही ज़ाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघलती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन अगर दिफाई लिहाज से देखें तो अमरीका दोनों महाज़ों पर, ख़ास तौर पर फ़ज़ाई महाज़ पर भी और समुद्री महाज़ पर भी, अभी तक अपनी गिरफ्त या कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर करने में या वो साबित करने में नाकाम रहा है कि उसने दिफाई लिहाज से ईरान की मिसाइल पावर को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है, या उसने अबनाए हुर्मज़ के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल संभाल लिया है, और वहाँ पर से अब जो आमदोरफ्त है वो शुरू हो चुकी है। तो इन दोनों लिहाज से अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि इन 8 दिनों के दौरान कहीं ना कहीं अमेरिका ने कुछ इस तरह का अचीव किया है जिसके बाद हमें ये जंग रुकती हुई या थमती हुई या अमेरिका का कंट्रोल ईरान पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।